स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तो हमने क्या देखा? अभी तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो टॉट के अंदर आते हैं और प्लेंटिफ उनको क्लेम कर सकते हैं, राइट? क्या क्या चीज़ें देखी? डिफेमेशन हो गया, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी, ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी तक, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें फेवर कर रही थी प्लेंटिफ्स को। अब हम बात करने जा रहे हैं जनरल डिफरेंसेस और एक्सेप्शनल केसेस विच कैन, जो डिफेंडेंट को काम आने वाले हैं, जो डिफेंडेंट डिफेंड कर सकता है उन बेसिस पे, ठीक है? तो लेट अस सी कि वो सारी चीज़ें क्या है। पहले तो हम समझते हैं कि जनरल डिफेंस का मतलब क्या होता है। सी, डिफेंस इज यूज टू रेफर टू दोज आर्ग्यूमेंट्स विच व्हेन यूज्ड द कोर्ट टू कंक्लूड दैट द डिफेंडेंट इन केस इज नॉट गिल्टी, ठीक है? जैसे हमने पहले देखा सारी चीज़ें प्लेंटिफ के ऊपर थी, अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसको फेवर करने वाली है? डिफेंडेंट को फेवर करने वाली है। कैसे? तो उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर से समझ में आने वाला है कि दैट पार्टी इज़ गिल्टी और नॉट, ठीक है? अब उसमें दो चीज़ें आती है। फर्स्ट, द डिफेंडेंट कैन डिनाई दैट द टॉट वॉज कमिटेड, ठीक है? पहले तो वो डिनाई कर सकता है वहाँ पे कि नो, आई डिड नॉट कमिट एनी टॉट. Secondly, the defendant can deny on the grounds of legal sufficiency in the allegations of the plaintiff even if a tort has been committed by him, ठीक है? तो अगर उसने कुछ टॉट कमिट किया भी है फिर भी कुछ लीगल सफिशिएंसी है इन दी एलिगेशन ऑफ द प्लेंटिफ जिसके बदौलत वो बोल सकता है कि टॉट कमिट किया बट फिर भी आई एम नॉट लायबल। अब वो सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट थिंग कम्स इज अ वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, दिस इज़ अ लीगल मैक्सिम। अब ये क्या बोलता है वो हम देखते हैं। वापस मैं बोल रही हूँ, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब इसका मतलब क्या होता है? वॉलंटी का मतलब होता है वॉलंटरीली। सो इफ़ अ पर्सन वॉलंटरीली सब्जेक्ट्स हिमसेल्फ टू सम रिस्क, he can not later complain as his consent serves a good defense against him, ठीक है? तो अगर कोई भी बंदा है जिसको पता है कि ये एक्ट करने के बाद, मतलब ये एक्ट करने से मुझे इतना इतना रिस्क है, फिर भी वो वॉलंटरीली वो चीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वो जो चीज़ है वो गुड डिफेंस है उसी के अगेंस्ट। वहाँ पे फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब वहाँ पे वो प्लेंटिफ ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे आप कॉम्पनसेट करो, ठीक है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक बंदा है जो वॉलीबॉल खेल रहा है उसके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया, खेलते खेलते वो जो बंदा है जो खेल रहा था उनके फ्रेंड के साथ, उस बंदे को लग गया वॉलीबॉल खेल रहे थे वो लोग, ठीक है? तो वहाँ पे ये हो गया कि उसको पता था कि ही इज़ वॉलंटरली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू टेक सम रिस्क और एनी रिस्क दैट द गेम वुड एक्सपोज्ड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपको पता है कि वहाँ पे वो चीज़ का रिस्क हो सकता है फिर भी आप वॉलंटरीली कुछ एक्ट करने जाते हो, तो वहाँ पे यू कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ अ कॉम्पनसेशन। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है अगर आप कोई चीज़ वॉलंटरीली रिस्क में जाते हो खुद से ही, तो आप कोई प्रकार का डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है? सेकेंड इज़ कंसेंट। अब ये जो डिफेंस है इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अ पर्सन हु हैज़ वॉलंटरीली अग्रीड टू सफ़र एनी हार्म, ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, जो अभी अभी हमने देखा है, ठीक है? दिस कंसेंट टू सफ़र हार्म कैन इधर बी एक्सप्रेस और इवन इम्प्लाइड। हाउएवर सच कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली। एक ही चीज़ है कंसेंट की, जब हम बात करें दैट कंसेंट शुड बी फ्री एंड इट शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय फ्रॉड और एनी अदर इलीगल मीन्स, ठीक है? तो फर्स्ट वॉज वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, सेकेंड इज कंसेंट which is based on the maxim. Third is when the plaintiff he himself is a wrongdoer, ठीक है? प्लेंटिफ देखो क्या होता है ना, कोई भी केस आप फाइल करो ना तो प्लेंटिफ इज़ द पर्सन, ही शुड गो विद द क्लीन हैंड्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तभी जाके उसको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ या कॉम्पनसेशन मिल सकता है। बट अगर प्लेंटिफ ही हिमसेल्फ इज़ अ रॉन्ग डूअर तो वहाँ पे ही कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, देयर इज़ अ मैक्सिम एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटो एक्शियो, which means no action arises from an immoral cause. So when the action of the plaintiff is itself is unlawful, it might lead to a defense in general. This was third point, when the plaintiff is a wrongdoer. Point number 4 is inevitable accident. अब inevitable accident का मतलब क्या होगा? In spite of a reasonable care on part of the defendant, inevitable accident ये होता है जहाँ पे in such cases where the injury could not have been avoided,
इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट्स वो होते हैं इज सच दैट वेयर द इंजरी कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ द रीजनेबल केयर ऑन पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट. In a suit for the tort, it is always a good defense if it can be shown that the defendant could not avoid that injury sustained by the plaintiff in spite of the reasonable effort. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कितना भी केयर करो बट वो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डिफेंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. First was voluntary non-fit injuria, second consent, third is plaintiff is a wrongdoer, fourth is inevitable accident, fifth is act of God. सी एक्ट ऑफ गॉड में हमको एक चीज़ पता है कि जहाँ पे कोई ह्यूमन एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड अगर मतलब कोई भी सुनामी हो या अर्थक्वेक हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे पार्टीज़ को नुकसान हो जाता है, उनके फैक्ट्रीज शॉप घर जिसको भी नुकसान हो जाता है, तो इसकी भरपाई करने के लिए यू कैन नॉट से और आप किसी पे कॉम्पनसेशन का क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन एजेंसी. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्ट इन रिलेशन टू द प्राइवेट डिफेंस. इन केस ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस पे आते हो, जहाँ पे आपको पता है कि दैट सामने वाला द अदर पार्टी इज़ हार्मिंग यू एंड ऑन सेल्फ डिफेंस आप उसको हार्म कर देते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डिफेंस. आप ये चीज़ कोर्ट में जाके बोल सकते हो. लास्ट इज़ नेसेसिटी. इफ़ द डैमेज is caused to avoid a greater damage, it can become a good defense. आप ये चीज़ समझ लो कि इफ़ डैमेज इज़ कॉज टू अवॉइड अ ग्रेटर डैमेज, कोई डैमेज आपने किसी और को हार्म तो किया हुआ है बट वो अवॉइड करने के लिए, क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए, ग्रेटर डैमेज को अवॉइड करने के लिए अगर किया है और वो केस अगर आप प्रूव कर पाते हो कोर्ट में, तो दैट इज़ अ गुड डिफेंस. अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, लास्ट में जाती हूँ. कोई चीज़ नेसेसिटी था, एक्ट इन रिलेशन टू द प्राइवेट डिफेंस दैट इज़ अ सेल्फ डिफेंस, act of God, inevitable accident, plaintiff is a wrongdoer, consent and voluntary non-fit injuria. इन सारे के सारे केसेस में डिफेंडेंट जो है वो डिफेंसेस ले सकता है और कॉम्पनसेशन देने से बच सकता है. ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. सो अब हम बात करने जा रहे हैं 2 इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स के बारे में जो समझाती है कि लॉ ऑफ टॉर्ट कैसे प्रैक्टिस होता है. ठीक है, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स. वन इज़ डेमनम साइने इंजूरिया एंड अदर वन इज़ इंजूरिया साइने डेमनम. ठीक है, हम दोनों को अच्छे से समझते हैं पहले तो कि डेमनम साइने इंजूरिया ये क्या होता है. डैमनम का मतलब होता है डैमेज. डैमेज किसी भी केस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, मनी है, लॉस ऑफ कंफर्ट, सर्विसेज, हेल्थ एक्सेट्रा. तो डैमनम मीन्स व्हाट, डैमेजेस. साइने मीन्स व्हाट, साइने मीन्स विदाउट. इंजूरिया मीन्स लीगल इंजूरी और लॉस और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट. इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट. ठीक है, अब आप किसी के लीगल राइट्स को वायलेट करते हो तो दैट बिकम्स एन इंजूरी फॉर हिम. सो डैमनम साइने इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, डैमनम साइने इंजूरिया मीन्स डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट. ठीक है, अब यहाँ पे एक केस हुआ था, बहुत ही फेमस केस था. तो कोर्ट इसके ऊपर ये हेल्ड करता है कि कोर्ट यहाँ पे एक केस हुआ था, वो देखते क्या है. एक स्कूल थी हाँ, जहाँ पे जिस स्कूल के सामने एक बंदे ने नया स्कूल स्टार्ट किया था, जिसकी बदौलत ये हुआ था कि सारे बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो वहाँ पे उनका एडमिशन लेने जा रहे थे. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि जो बंदा था जिसकी स्कूल इतने टाइम से, इतने सालों से चल रही थी, दैट पर्सन गॉट ऑफेंडेड और उसने कोर्ट में केस फाइल किया. तो यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन क्या था, कोर्ट में उसने ये आर्ग्यूमेंट्स किया था कि सर मुझे जो है यहाँ पे बहुत सारी इंजूरी मतलब बहुत डैमेज हुआ है इस एक्ट के वजह से. ओके, अब डैमेज का मतलब होता है, जैसे हमने देखा है कि लॉस या इंजूरी या एनी लॉस ऑफ कंफर्ट, सर्विस एंड हेल्थ, कुछ भी हो सकता है ये डैमेज. ठीक है, बट इस केस में कोर्ट का डिसीजन देखो क्या था. द कोर्ट हेल्ड दैट that person is not liable. Compensation is no ground of action even though monetary loss is caused if no legal right is violated of anybody. अब यहाँ पे क्या हुआ था देखो, यहाँ पे अगर मेरे क्लास के सामने कोई क्लास खोलता है और मेरे सारे बच्चे वहाँ पे
जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरा कोई लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुआ है, डैमेज हुआ है। सिर्फ डैमेज अगर होता है और अगर आपको कोई लीगल इंजरी नहीं होती है, मतलब कि कोई बंदा आपके लीगल राइट्स को वायलेट या इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, इवन तो आपको कोई ना कोई प्रकार का लॉस या डैमेज हुआ है फिर भी। ठीक है, तो ये डैमनम साइने इंजूरिया का बहुत इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंजूरिया साइने डेमनम। इंजूरिया हमको पता है, डैमनम पता है, साइने पता है। इसका मतलब क्या होता है? इंजूरिया साइने डेमनो मीन्स इंजूरी विदाउट डैमेज, और इट मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट विदाउट एनी एक्चुअल लॉस और डैमेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंजूरिया साइने डेमनो का मतलब जो हमने देखा, इट मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कोई बंदा अगर ट्रेसपास कर रहा है, सामने वाले ने उसको परमिशन नहीं दिया था, उसके परमिशन के अगेंस्ट जाके वो ट्रेसपास कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने वाले को कोई प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, उसने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी में जाके ट्रेसपास किया हुआ है विदाउट हिज परमिशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको इंजरी तो हो रही है, उसके प्राइवेट राइट्स जो है वो तो अफेक्ट हो रहे हैं। सो उस केस में वहाँ पे उसको ट्रेसपास करने के लिए उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था यहाँ पे, एशबे वर्सेस वाइट। इस केस में क्या हुआ था, एक बंदा जो कि 18+ था, ही हैड अ राइट टू वोट। ठीक है, बट वहाँ पे वो जो पर्सन खड़े थे, उन लोगों ने उनको वोट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई मॉनिटरी लॉस ऑफ कंफर्ट सर्विस या हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं हुआ था, बट फिर भी जाके वहाँ पे उसका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट हुआ था। प्राइवेट राइट का मतलब यहाँ पे ये था कि उसको वोट करने का जो राइट था वो नहीं दिया गया था, इसलिए उसने केस फाइल किया और वहाँ पे उसको कॉम्पनसेशन लागू कर दिया गया था। राइट, तो ये जो दो चीज़ें हमको समझ में आई, डैमनम साइने इंजूरिया एंड इंजूरिया साइने डैमनम का मतलब होता है जहाँ पे इंजूरी है पर डैमेज नहीं है, फिर आपको कॉम्पनसेशन बिल्कुल मिल सकता है। बट जहाँ पे डैमेज है बट कोई लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको कोई प्रकार का डैमेज नहीं मिलने वाला है। Okay, so now let us discuss about the last topic, that is kinds of liabilities. Okay, first point is personal liability. See, if you have committed tort, by now you have understood what is tort. So if you have committed tort, so it is only you are personally liable for paying a compensation amount to other party or the victim party, right? That is a personal liability. If you have committed tort, your liability. Second is a vicarious liability. Now what is vicarious liability? Generally when we say that I have committed tort, I am liable or I am responsible to pay the compensation amount. Vicarious liability, there are basically 3 parties involved. अभी हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें होती है। ठीक है, vicarious liability में क्या होता है, it deals with the cases where one person is liable for the act of others. In the field of the tort, it is considered to be an exception to the general rule that a person is liable for his own acts only. It is based on the principle of quid facit per se, per alium facit per se, which means now this is something very important, he who does an act through another is deemed in law to do it himself. तो क्या समझ में आ रहा है, ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है, दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस ऑफ द रूल ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी में मैंने कुछ किया है, मेरे को भरना है, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ किया है जहाँ पे मुझे ही लाइबल होना है, मुझे ही कॉम्पनसेशन भरना है। ठीक है, अब इसके कुछ असेंशियल्स है वो देखते हैं। देयर आर 3 असेंशियल्स। देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ सर्टन काइंड, पॉइंट नंबर 1. Number 2, the wrongful act must be related to the relationship in the certain way. Third, the wrong has been done within the course of his employment. ठीक है, now what is course of employment? इसमें 2 कंडीशन आती है. If you satisfy this 2 condition, then it is the course of employment. Point number 1, the wrongful act has been authorized by the master. देखो हम क्या समझ रहे हैं, a servant is said to be acting in the course of employment if, point number 1, the wrongful act has been authorized by the master, or the mode in which the authorized act has been done is wrongful or unauthorized. It is a general rule that the master will be liable not merely for what he has authorized his servant to do, but also for the way in which he does that which
he has authorized to do. If these conditions are necessitated, the person becomes liable for the act of his servant, as law will deem it by the Latin maxim जो हमने अभी अभी देखा था उसके ऊपर वो लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप के रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। नंबर वन इज़ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड सेकंड इज मास्टर एंड सर्वेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट में क्या है, व्हेन अ पर्सन अपॉइंट्स अनदर टू डू एनी एक्ट फॉर हिम और रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन सो एज टू हिमसेल्फ बाय कॉल्ड द प्रिंसिपल। The agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person between such another person and the third person. ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हु इज़ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट? प्रिंसिपल इज़ द पर्सन जो काम करवाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, जैसे हम बोलते हैं एजेंट। एजेंट इज़ द पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है। बट यहाँ पे लाइबिलिटी हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की ही होती है इफ़ ही सेटिस्फाई द अबाउट 3 रूल्स। पॉइंट नंबर 2 इज़ अ मास्टर एंड सर्वेंट। If a servant does a wrongful act in the course of his employment, the master is liable along with his servant. Thus, the wrongful act of the servant is deemed to be the act of the master as well. This is based on the doctrine respondent superior. Very important. Respondent superior का मतलब होता है let the principal be liable. Let the principal be liable. ठीक है। Now condition for the liability of the master क्या क्या होती है? Tort number 1, tort must have been committed by the servant. Number 2, the servant must have committed the tort in the course of his employment. The liability of the master is not limited to the act which he expressly authorizes to be done, but he is liable for the torts committed by his servant on his own accord in the course of employment. इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? एक चीज़ तो है जो एक्सप्रेसली उसने ऑथोराइज़ किया और सामने वाले ने काम किया है, सर्वेंट ने काम किया है, he is anyways liable. Who? The master is anyways liable, but he is also liable for the torts committed by his servant on his own accord in the course of employment. उसने अगर अपने हिसाब से भी कोई काम किया है in the course of the employment, then also the master will be held liable. Number 3 is mistake of servant. हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर। नंबर 1 हमने क्या देखा? अगर सर्वेंट ने कुछ टॉर्ट कमिट किया है। सेकेंड, इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उसने कुछ किया है। नंबर 3 इज़ द मिस्टेक ऑफ सर्वेंट। व्हेन द सर्वेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर मेक्स अ मिस्टेक कॉजिंग लॉस टू द प्लेंटिफ, द मास्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एंड लास्ट इज पॉइंट नंबर 4, नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट। If the servant acts negligently in the performance of his duties or displays recklessness behavior, thereby causing loss to the plaintiff, the master would be liable. समझ में आया? 4 चीज़ें हमने देखी। सर्वेंट होना चाहिए जिसने टॉर्ट कमिट किया, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ द सर्वेंट एंड नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द सर्वेंट होना चाहिए। ठीक है। सो अभी तक हमने 2 टाइप की लाइबिलिटीज़ की बात की है। नंबर 1 इट वाज a personal liability जहाँ पे person is he himself is a liable if he has committed tort. Second is vicarious liability, even though he has not committed any tort, but he will be liable for he will be responsible for the tort committed by the other person. ठीक है, if certain conditions are satisfied. Point number 3 is the doctrine of strict liability. Number 3rd liability is स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड 4th इज़ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब ये लास्ट 2 चीज़ें हमारी पढ़नी बाकी है। बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, क्या होती है। ठीक है। सी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम में लिखा हुआ है द लाइबिलिटी विच इज़ स्ट्रिक्ट। ठीक है। यहाँ पे तो तुमको लाइबिलिटी पे कर, यू आर रिस्पॉन्सिबल एट एनी कॉस्ट। अब ये जो लास्ट के 2 डॉक्ट्राइंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दिस आर बेस्ड ऑन द नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ठीक है। अब एक होता है, अभी तक हमने पढ़ा फॉल्ट लाइबिलिटी। फॉल्ट लाइबिलिटी में अगर आपका कोई टॉर्टियस एक्ट है जिसकी वजह से हार्म हुआ, यू आर लाइबल। वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब जहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं भी है, मेरे सर्वेंट का या मेरे एजेंट का कोई गलती है, फिर भी आई एम लाइबल। ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी कुछ ऐसा ही होता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम इस कैटेगरी में डालेंगे नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे ऐसा है कि भले ही डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से सामने वाला उसके ऊपर केस करे, बट यहाँ पे फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से डिफेंडेंट पार्टी जो है वो लाइबल हो ही जाती है। देखते हैं कैसे। ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? एक पर्टिकुलर केस के द्वारा इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ था, रैलेंस वर्सेस फ्लेचर। ये 1868 का केस था।
इट वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलती है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु कीप्स हजार्डियस सब्सटेंस ऑन हिज प्रीमाइसेस विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ सच सब्सटेंसेस एस्केप्स द प्रीमाइसेस एंड कॉज एनी डैमेज. क्या बताती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? देखो, अगर मैंने मेरे प्रीमाइसेस में कोई हजार्डियस सब्सटेंस रखे हुए हैं, ठीक है, और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा. ध्यान कैसे रखना था? कि किसी और को उसका नुकसान ना हो जाए. बट उस हजार्डियस सब्सटेंस की वजह से वो जो रखा था उसका ड्यू केयर नहीं करने की वजह से वो एस्केप हो जाता है और कहीं पे भी किसी को उसकी वजह से हार्म या नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बनती है, चाहे फिर मेरी कोई फॉल्ट नहीं है डायरेक्टली. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था देखते हैं. यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस कुछ ऐसे थे. फ्लेचर जो था उसकी एक मिल थी ऑन हिज लैंड, एंड टू पावर द मिल एफ बिल्ड अ रिजर्वियर ऑन हिज लैंड. नाउ ड्यू टू द एक्सीडेंट द वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर फ्लडेड द कोल माइंस ओन्ड बाय मिस्टर आर. Subsequently, Mr. R filed a case against F, and court held that the defendant built the reservoir at his risk, and in the course of it, any accident happens, then the defendant will be liable for the accident and escape of the material. ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि इसके फैक्ट ऑफ द केस क्या था. इसके फैक्ट में ऐसा था कि एक बंदा था जिसकी एक मिल थी उसी के लैंड पे. तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए उस मिल को उसने एक रिजर्वियर तैयार करने का सोचा उसके ही लैंड में. उसके लैंड में जब उसने वो रिजर्वियर सोचा कि करना है, तो उसने 2 जन को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था. एक तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था और एक इंजीनियर था. अब उनकी कुछ गलती की वजह से वो रिजर्वियर जब भरने लगा तो उसका जो पानी था वो पूरा फ्लड हो, मतलब वो पूरा एस्केप हो गया वहाँ से, और उसकी वजह से जो नेबर थे उनके उधर कोल माइंस रखे हुए थे वो सब पानी पानी हो गए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मिस्टर जो रैलिंस थे उन्होंने फ्लेचर के ऊपर केस फाइल किया था कि भाई ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है. अब वो जो डिफेंडेंट थे वो तो बोल रहे कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये जो भी सारी गलती थी वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की थी, तो यहाँ पे मेरा कोई भी लाइबिलिटी या कॉम्पनसेशन देना नहीं बनता है. ये केस हुआ था. बट यहाँ पे कोर्ट ने तो कुछ ऐसा बोला. अभी हम देखते हैं कि कोर्ट का क्या बोलना था. कोर्ट ने क्या बोला? द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट बिल्ड द रिजर्वियर एट हिज रिस्क, एंड इन कोर्स ऑफ इट if any accident happens, then the defendant will be liable for the accident and escape of the material. So going by this principle laid in this case, it can be said that if a person brings on his land and keeps some dangerous things, and such a thing is likely to cause some damage, if it escapes, then such a person will be answerable for the damage caused. The person from whose property such substance escaped will be held accountable even when, ये बहुत important है, even when he hasn't been negligent in keeping the substance in his premises. वो खुद he was not negligent. ठीक है? The liability is imposed on him not because there is any negligence on his part, but the substance kept on the premises is hazardous and dangerous. And based on the judicial pronouncement, the concept of strict liability came into being. There are some essential conditions. अगर वो असेंशियल कंडीशन को आप फुलफिल कर लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी स्ट्रिक्टली बनती ही है. नंबर 1, इफ़ यू कीप एनी हजार्डियस सब्सटेंस. ठीक है, अब देखो, हाँ, 3 चीज़ एक साथ प्रेजेंट होनी चाहिए. असेंशियल्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए. एक भी अगर मिसिंग हो फिर वो चीज़ नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर नहीं आती है. तो फर्स्ट थिंग इज अ डेंजरस सब्सटेंस तो आपने रखा, बट अगर वो एस्केप ही नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं. तो आर यू लाइबल? नो. तो डेंजरस सब्सटेंस आपने रखा जिसकी वजह से उसका जो फ्यूम्स था या कुछ भी चीज़ था या पानी था, क्योंकि यहाँ पे तो वो एस्केप हो गया था, और जिसके एस्केप होने की वजह से सामने वाले को नुकसान हो गया था. और थर्ड पॉइंट इज़ नॉन नेचुरल यूज. सी, अगर आपने रिजर्वायर बनाया है और अब अगर आपने स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए बनाया होता तो शायद वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. स्टोरेज ऑफ वाटर से एस्केप होने का चांस बहुत कम था. बट बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो सारी चीज़ें बनाई गई थी और उसमें कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत थी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ने वो ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए इट इज़ कॉल्ड नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड. ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे कवर होनी चाहिए. डेंजरस सब्सटेंस आपने रखा और वो एस्केप हो गया और वो नॉन नेचुरल यूज़ के अंदर यूज़ ऑफ लैंड के अंदर आ गया. इसके लिए यहाँ पे द पर्सन, इवन दो उसके पार्ट से कोई प्रकार का नेग्लिजेंट एक्ट नहीं हुआ था, फिर भी बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक
क्या हो गया यहाँ पे, वो लाइबल हो गया, आंसरेबल हो गया, अकाउंटेबल हो गया. सो दिस इज़ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. नाउ देर आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस इन दिस रूल. देखते क्या है. देर आर 4 एक्सेप्शनल केसेस. नंबर 1, प्लेंटिव्स फॉल्ट. अगर एक कोई भी ऐसा केस होता है जहाँ पे प्लेंटिव की खुद की फॉल्ट है, वहाँ पे वो कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है. सेकेंड इज़ एक्ट ऑफ गॉड. अगर कोई ह्यूमन, जैसे हमको पता है कि कोई ह्यूमन एजेंसी के कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है और फिर कुछ मिस्टेक हो, मतलब फिर कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप कोई प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हो. नंबर 3, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी. अब एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर अभी ये केस में क्या था ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को फ्लेचर ने अपॉइंट किया था और उनकी गलती थी, सो इसीलिए फ्लेचर वॉज आंसरेबल. बट अगर ऐसा होता था ना कि इसको पता ही नहीं था कि मेरे लैंड पे कुछ ऐसा हो रहा है और अचानक से ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो गया, तो वहाँ पे एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी लागू हो जाता है. तो ही वॉज नॉट आंसरेबल और ही वॉज नॉट लायबल. थर्ड वॉज वॉट, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. यहाँ पे फ़र्क समझने को ट्राई करना. ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वर ऑल्सो थर्ड पार्टी, बट ही अपॉइंटेड हिम एंड द सिचुएशन शुड हैव बीन इन हिज कंट्रोल. बट यहाँ पे ये केस जो है वो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब क्या बता रहा है, जहाँ पे उसके कंट्रोल में कुछ था नहीं, उसको पता भी नहीं था. ठीक है, तो इन दैट केस ही इज़ नॉट लायबल. द फ्लेचर वुड हैव नॉट बीन लायबल. एंड लास्ट इज कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ. कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मतलब अगर आपने, जैसे हमने देखा कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है, जहाँ पे आप कंसेंट देते हो सामने से, आपको पता है कि कुछ रिस्क हो सकता है आपके साथ, फिर भी आप वॉलंटरीली वो एक्ट करने को तैयार हो जाते हो, तो वहाँ पे कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे आप कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं करोगे. ठीक है, तो दिस आर द 4 एक्सेप्शनल केसेस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अभी तक हमने 3 लाइबिलिटी के बारे में बात की है, पर्सनल लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. यहाँ पे आपकी गलती हो या ना हो, आप स्ट्रिक्टली लाइबल होते हो कॉम्पनसेशन देने के लिए. ओके, अब लास्ट चीज़ है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस द एक्सेप्शन. अब इसमें एक केस था, उसके द्वारा हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस यहाँ पे केस हुआ था 1998 में. ठीक है, आप बहुत लोगों को, मतलब आपको शायद पता ही होगा कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उस टाइम की ये बात है. वहाँ पे वो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. वहाँ पे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन द inherently dangerous and hazardous activity, and if any harm caused to any person due to any accident which occurred during the carrying out such inherently dangerous and hazardous activity, then the person who is carrying out such activity will be held absolutely liable. अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन केसेस नहीं होते. एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज एब्सोल्यूटली लायबल. ओके, यहाँ पे कोई प्रकार का एक्सेप्शनल केसेस नहीं है. अब यहाँ पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था. सुप्रीम कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी केस टू इंश्योर दैट द विक्टिम ऑफ सच एक्सीडेंट गेट क्विक रिलीफ थ्रू इंश्योरेंस, द इंडियन लेजिस्लेशन पास द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इन द ईयर 1991. अब देखो यहाँ पे इसके एसेंशियल्स क्या है और इसके डिफरेंसेस क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी, हाउ इट इज़ डिफरेंट, वो देखते हैं. इसके असेंशियल, पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या था, कोई पर्सन के अगेंस्ट था, कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट था. प्लेंटिफ वॉज एन इंडिविजुअल पर्सन. यहाँ पे एक एंटरप्राइज की बात हो रही थी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी. सेकेंड, यहाँ पे भी हजार्डियस एक्टिविटी थी, वहाँ पे डेंजरस सब्सटेंसेस थे. ठीक है, एंड थर्ड इज एस्केप इज़ नॉट कंपल्सरी. अब देखो वहाँ पे एक डेंजरस सब्सटेंस था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, जो एस्केप होने पे अगर सामने वाले को हार्म करता था तब जाके उनकी लायबिलिटी बनती थी, है ना. बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक एंटरप्राइजेस है जो हजार्डियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसके चलते, उसकी वजह से अगर उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई प्रकार का नुकसान या हार्म हो जाता है, तो फिर दे आर एब्सोल्युटली लायबल. ये चीज़ एस्केप ना हो या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज देर आर नो एक्सेप्शन केसेस. यहाँ पे लायबिलिटी एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट है, यहाँ पे कोई ऐसे एक्सेप्शनल केसेस नहीं है. ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या फ़र्क है. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देखो फाइनली मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस सब्सटेंस होना चाहिए जो कि एस्केप होना चाहिए, एंड नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए. ठीक है,
एंड इट इज़ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और द इंडिविजुअल। यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक एंटरप्राइजेस होती है जो हैज़ार्डस सब्सटेंस में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। अब उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो जो हैज़ार्डस सब्सटेंस है वो एस्केप हो भी या नहीं भी तो भी इनकी लायबिलिटी एब्सोल्युटली बनती है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने देखा। ठीक है, एंड देयर आर नो एक्सेप्शन, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शनल केसेस थे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टडी कैंपस की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के लिए आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।